सो रिसेंटली मैंने अपना सोनी का ZV-E10 मिररलेस कैमरा बेच दिया एंड उसके बदले ले लिया ये DJI का Osmo Pocket 4 जो कि इनका लेटेस्ट पॉकेट कैमरा है इंडिया के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि विदेशों में इसका Pocket 4P भी लॉन्च हो गया है, यहाँ पे होने में शायद अभी 2-3 महीने और लगे। इस वाले में कुछ अपग्रेड्स हैं जो इन्होंने Pocket 3 के बाद किए हैं, जैसे कि ये SD कार्ड कवर पहले नहीं था Pocket 3 में। इसके बाद 107 GB की स्टोरेज इन्होंने यहाँ पे इनबिल्ट कर दी जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। सेंसर को बेटर कर दिया एंड जो सबसे किलर चीज है वो है ये, मतलब डायनामिक रेंज देखो आप, डिटेल्स कितनी ज्यादा किलर आ रही हैं। इनफैक्ट ये वाली जितनी भी आप फुटेज देख रहे हो, मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आउट ऑफ द कैमरा ये DJI Pocket 4 की ही फुटेज लगाऊं। एंड बाय द वे ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई बार्टर का सिस्टम नहीं है। प्राइम डे पे अपने पैसे खर्च करके ये कैमरा लिया, इसलिए आप ये मान के चलना कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ तारीफों के पुल नहीं बनेंगे, आपको पूरी A to Z खबर बताऊंगा कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना वैल्यू फॉर मनी है ये एक्चुअली में कैमरा अगर आप खरीदना चाहो तो। अनबॉक्सिंग वगैरह इसकी बाद में देखेंगे, पहले आप इस कैमरे का क्विक लुक देखो। ये है इसकी टिल्टिंग स्क्रीन, यहाँ पे 2 नए बटन इस बार ऐड किए गए हैं Pocket 4 में, जो कि Pocket 3 में नहीं थे। इस वाले बटन से आप बेसिकली जूम कर सकते हो एंड ये वाला जो है ना, ये कस्टम बटन है, सिंगल डबल ट्रिपल क्लिक से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि अचीव क्या करना है। ऊपर ये कैमरा है जो कि गिम्बल पे माउंटेड है, नीचे एक्सटेंडेड ग्रिप लग जाती है जो कि बेसिकली टाइप सी की अटैचमेंट भी है। एंड जो इस पूरे डिवाइस का कलर है वो इस बार प्योर ब्लैक की जगह थोड़ा सा ग्रे टिंट में आ गया है। मैं इसको 6 दिन से यूज कर रहा हूँ एंड इसको मैंने मल्टीपल सिनेरियोज में टेस्ट आउट करने की कोशिश करी एंड अब सीधा बताता हूँ कि आप इसकी वीडियो क्वालिटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये आ गया मैं Pocket 4 से शूट करते हुए एक रियल बिजनेस टेस्ट पे। ये है मेरा फैमिली बिजनेस HK सेल्स आगरा एंड बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ प्रमोशनल रील्स शूट करने आया हूँ जो यहाँ के इंस्टा के पेज पे डलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटो मोड के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ BTS एंड कुछ फाइनल शॉट्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लगा दिए हैं। एंड इन वीडियोस के अंदर ना बेसिकली हमको फैब्रिक्स एंड डिजाइन्स ये दोनों कैप्चर करने थे। एंड इससे पहले ये सारा का सारा शूट हम मिररलेस कैमरा, गिम्बल्स, एक्स्ट्रा लाइट्स, इस सारे हेवी सेटअप के ऊपर करते थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि Pocket 4 से शूट करके देखते हैं कि क्या ये उस हेवी सेटअप को रिप्लेस कर पाएगा। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ इसके सेंसर का। देखो ये जो सेंसर आप देख रहे हो ना, ये इसका एक स्टैक्ड सेंसर है। Pocket 3 के अंदर ये अनस्टैक्ड आता था एंड एक स्टैक्ड सेंसर के बहुत सारे फायदे हैं ओवर एक अनस्टैक्ड सेंसर, जैसे कि इसका रीड आउट बहुत फास्ट होता है, रोलिंग शटर कम हो जाता है, ऑटो फोकस बहुत अमेजिंग हो जाता है एंड साथ में जो 10 बिट कलर डेप्थ है वो किसी भी प्रोडक्ट के कलर्स को इतना ज्यादा एनहांस करके दिखाती है कि वो सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पिक्स भी लिए इसके 37 मेगापिक्सल सेंसर से, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो एंड कुछ स्टॉक बी-रोल्स भी इसके ऐसे निकालने की कोशिश करी जिससे इसकी स्टेबलाइजेशन का पूरा टेस्ट हो जाए। बेसिकली मुझे क्या लगा ना कि अगर कोई मार्केटिंग रील्स के लिए एक डिवाइस देख रहा हो ना तो उसके लिए भी ये काफी अच्छी डिवाइस है, स्पेशली छोटे बिजनेसेस के लिए जहाँ पे टाइम और मनी दोनों ही बचाना बहुत जरूरी है। अब आपको फाइनल एडिटेड रील दिखाता हूँ पूरी की पूरी Pocket 4 से बनी हुई। आप डिसाइड करना आपको रिजल्ट कैसा लगा, उसके बाद सीधा चलेंगे आउटडोर इसकी डायनामिक रेंज को चेक करने। अब मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ पे असली टेस्ट होगा डायनामिक रेंज का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना 14 स्टॉप का डायनामिक रेंज यहाँ पे मिलता है। अभी देखो सन एग्जैक्ट मेरे पीछे है, यहाँ पे आप में फेस पे कितनी डिटेल्स प्रिजर्व हो पा रही हैं वो आपको पता चलेगा। साथ में सन देखोगे आप, ज्यादा ब्लो आउट भी नहीं हो रहा एंड फेस की डिटेल भी उतनी ज्यादा लॉस नहीं हो रही जितनी एवरेज इस प्राइस के कैमरास के अंदर हो जाती है। एंड अब जो ये आप लोग देख रहे हो, ये सन मेरे फ्रंट पे है, मतलब डायरेक्ट लाइट पड़ रही है फेस पे एंड पीछे के कुछ जो व्यूज हैं ये कुछ इस तरीके से है। 20 mm का लेंस है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि कितना FOV ये जो है कवर कर लेता है कैमरा। एंड बाय द वे ये वाला जो आप फुटेज देख रहे हो ना, ये मैंने D-Log मोड के अंदर शूट किया है, इसको मैं कलर ग्रेड करूंगा एंड अब सेम सिचुएशन के अंदर आपको एक ऑटो मोड में भी दिखाता हूँ कि किस तरीके की आपको जो क्वालिटी है वो मिल सकती है। अब जो ये आप फुटेज देख रहे हो ये ऑटो मोड के अंदर शूट है, D-Log में मैंने कोई कलर ग्रेडिंग नहीं करी। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कैमरा डायरेक्ट आप पॉइंट एंड शूट करते हो तो कुछ इस तरीके के कलर्स आपको मिलेंगे। ये अभी सन मेरे फ्रंट पे है एंड अभी जब मैं बैक में इसको मूव कर लेता हूँ, सन आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट पीछे है एंड फेस पे कितनी क्लैरिटी आ रही है या फिर कितनी डिटेल्स प्रिजर्व हो रही हैं। ऑटो मोड में ये क्वालिटी कुछ उसका प्रमाण है। अब वैसे तो ये पर्सनल चॉइस है, किसी को कैसे कलर्स पसंद आ सकते हैं, किसी को कैसे, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑटो मोड के अंदर है ना, ये कलर्स थोड़े से ज्यादा लिफ्टेड आ रहे हैं एंड मुझे जो पर्सनली पसंद आता है वो D-Log के अंदर जो DJI का लट लगा देते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द लोगों को पूछना होता है कि भाई ये व्लॉगिंग कैमरा है, आउटडोर तो चलो ठीक है समझ में आता है, क्वालिटी बहुत बढ़िया आ जाती है, लेकिन इंडोर का क्या ये एक प्रॉपर मिररलेस को रिप्लेस कर सकता है? क्या एक यूट्यूबर अपना मेन प्राइमरी कैमरा छोड़ के एक इस छोटे से पॉकेट कैमरा के ऊपर डिपेंड हो सकता है? तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे लास्ट जो आप वीडियो देखोगे ना ट्रूकॉलर वर्सेस ट्राई की, वो पूरी की पूरी इसी Pocket 4 के ऊपर ही शूट हुई है। इनफैक्ट ये वाली जो फुटेज आप अभी देख रहे हो, सिमिलर लाइटिंग कंडीशन मैंने बना के रखी हुई है, ये भी इसी Pocket 4 पे ही शूट हो रही है। नॉट जस्ट दैट, बल्कि अगर लास्ट 10 दिन के हम मेरे आप शॉर्ट्स उठा के देखोगे, मतलब निक्कर नहीं
रील्स एंड शॉर्ट्स उठा के देखोगे तो वो भी सारे के सारे अकेले इसी डिवाइस से बने हुए हैं। क्वालिटी बढ़िया लग रही हो तो कमेंट करके बताना जरूर। देखो मैं अपनी बात करूं तो ये FX30 लगभग 1 किलो से 1.25 किलो के आसपास का इसका पेलोड पड़ता है। एंड ये वाला कैमरा जो है पॉकेट 4 ये लगभग 200-300 ग्राम के आसपास। तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है कि मैं इतना भारी सेटअप लेके जाऊंगा, कोई भी अगर शूट है बाहर का, रील्स बनानी है, वीडियोस बनानी है, ये मोर देन इनफ है। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा मुझे शूट करना है कि पर्टिकुलर इस लेंस की जरूरत है, मतलब एक पर्टिकुलर लुक मुझे निकालना है, जब तक वो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है ना लेंस की, तब तक मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं इसको छोड़ूं। क्योंकि इसके अंदर ना एक प्रोडक्ट शोकेस मोड भी आता है, मतलब कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट दिखा रहा हूं इस तरीके से, अगर मैं कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाता हूं तो पीछे का देखोगे आप कितना सही तरीके से ब्लर हो गया है। प्रोडक्ट अगर आगे है तो ऑटोमेटिकली इसको फोकस कर लेता है, एंड जैसे ही मैं ये हटाऊंगा तो वापस से मेरे फेस के ऊपर फोकस आ जाएगा। ये एग्जैक्टली सोनी के ZV-E10 के अंदर फीचर था जो ये पॉकेट 4 के अंदर आ गया है, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। एंड इसके बाद बारी आती है इसके इंप्रूव्ड एक्टिव ट्रैक 7.0 की। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं अपना ऐसे डबल क्लिक करता हूँ, मेरे फेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है, एंड उसके बाद मैं कहीं पे भी घूमूं ये मेरे फेस को नहीं छोड़ेगा। आप देखोगे मैं अगर आगे जाऊं, पीछे जाऊं या कहीं पे भी जाऊं, ये इतनी बढ़िया तरीके से ट्रैक करता है मेरे फेस को कि मुझे बिल्कुल भी आउट ऑफ फ्रेम नहीं होने देता है। एंड बाई चांस अगर मैं कहीं छुप भी जाऊं या कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने भी आ जाए, दोबारा मैं जैसे ही आऊंगा ये ऑटोमेटिकली इतने बढ़िया तरीके से ट्रैक कर लेता है। अगर आप सोलो व्लॉग्स बनाते हो एंड कहीं पे ऐसे माउंट करके आपको कैमरा सेल्फ शॉट्स इस तरीके के लेने हैं तो बहुत मजा आने वाला है आपको इस डिवाइस के साथ। लेकिन एक यूट्यूबर का प्राइमरी कैमरा बनने के लिए, इसके कैमरे के लिए ये जरूरी है कि ये प्रोडक्ट के बी रोल्स बहुत अच्छे से निकाल पाए। तो मैं यहाँ पे कुछ सैंपल शॉट्स दिखाता हूँ कि कलर रिप्रोडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन किस तरीके करता है, कि अगर आप मूविंग बी रोल्स लेने की कोशिश करते हो इस कैमरे से तो। अब बारी है इसके मोस्ट हाईलाइटेड फीचर, द सुपर स्लो मोड 240 FPS शॉट। भाई बहुत ही तगड़ी लग रही है ये क्वालिटी, एंड टू बी ऑनेस्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा धांसू है। अब ये है रात वाला टेस्ट, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास है स्टैंडर्ड कॉम्बो। क्रिएटर कॉम्बो के अंदर तो बेसिकली जो आता है ना वहाँ पे एक फिल लाइट भी आती है, तो इस वाले कॉम्बो के अंदर नहीं आती। एंड मुझे लग रहा था कि ये वाला सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग इसका बनेगा कॉम्बो, इसीलिए मैंने ये वाला लिया था। अब जो लाइट की कंडीशन आप देख सकते हो कि साइड में जो पार्किंग लाइट्स होती हैं वो यहाँ पे जल रही हैं, तो क्वालिटी कुछ आप इस तरीके की एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो क्योंकि अभी तक बाकी की वीडियो आपने सारी एक्सटर्नल माइक पे देखी थी, तो मैंने सोचा ये वाली जो फुटेज है इसको मैं इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड करके देखता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो इंटरनल माइक है वो कितना केपेबल है। एंड अगर एक आर्म्स डिस्टेंस के ऊपर आप इस तरीके के व्लॉगिंग शूट्स ही करते हो, कितना वर्दी है, आपका काम बनेगा या नहीं। अब ये वाला जो मोड आप देख रहे हो ना, ये इसका सुपर लो लाइट मोड है, एंड यहाँ पे D-Log वाला सिस्टम नहीं चलता है, तो बेसिकली ये सारा का सारा ऑटो मोड के अंदर शूट हो रहा है। एंड जो इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो कैप्ड होता है 4K 30 पे, तो 4K 60 वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लग नहीं रहा कि कलर्स में कोई ऐसी दिक्कत है, एंड फुटेज भी काफ़ी डिसेंट ही आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको, ये लाइट फेसिंग हो गया मैं ये, एंड ये अगर अगेंस्ट द लाइट अगर चलूँ तो कुछ इस तरीके का मेरा फुटेज आ रहा है नाइट का। एंड बाहर भी एक्सटर्नल नॉइज़ बहुत है, कोई बारात वारात जा रही है तो उसके लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फुटेज की आवाज़ मेरी कितनी पहुंच रही है एंड एक्सटर्नल नॉइज़ कितनी आ रही है। तो ये कार ड्राइविंग के कुछ शॉट्स के मैंने सोचा एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर आप लो लाइट में कार ड्राइव कर रहे हो एंड अपने फेस पे जो ऑनगोइंग वाली लाइट्स थोड़ी बहुत पड़ती हैं, अगर उस तरीके का कुछ है तो किस क्वालिटी की आपको मूविंग फुटेजेस मिल जाएंगी। क्योंकि ये बेसिकली एक ब्लॉगिंग कैमरा है तो यहाँ पे गिम्बल बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। साथ में क्योंकि केबिन बंद है गाड़ी का, तो यहाँ पे जो माइक है वो भी बढ़िया काम कर रहा होगा। तो अभी मुझे स्क्रीन पे जाके डेस्कटॉप पे पता चलेगा कि फुटेज यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है वो यूजेबल भी है या फिर बड़ी स्क्रीन पे जाके फट जा रही है। अब ये अगेन D-Log में शूट हो रही है। तो अब ना यहाँ पे बात आ जाती है कि यार आपको क्रिएटर कॉम्बो लेना चाहिए या नहीं। बेसिकली क्रिएटर कॉम्बो 15,000 रुपए महंगा है नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉम्बो से। एंड मिलता क्या क्या है, एक तो माइक, जो आपको DJI का माइक अगर मिनी लेने जाओगे तो लगभग 5,000 का मिलेगा। एक मिनी ट्राइपॉड जो कि Amazon से मैंने 300 रुपए का मंगाया। एक बढ़िया वाला कैरी केस जो DJI का अलग से आप लेने जाते हो तो लगभग 900 से 1,000 रुपए का मिलेगा। एंड जो चौथी चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पे मैग्नेटिक फिल्टर, जो बेसिकली इस व्यू को थोड़ा सा और वाइड कर देगा 1 या 2 mm से। अब मुझे ये 15,000 के वर्थ लगानी, पहला क्योंकि मेरे पास माइक ऑलरेडी है, ट्राइपॉड मुझे 300 का मिल गया, एंड बैटरी हैंडल अब इसके क्रिएटर कॉम्बो में आता ही नहीं।
आप भी समझदारी से काम लेना, क्योंकि ये डिवाइसेज ऐसे हैं ना कि भाई सोनी का कैमरा होता है तो 5-5 साल तक पैसे नहीं गिरते हैं, लेकिन इन वाले डिवाइसेज के हर 1-1.5 साल के अंदर नया मॉडल आएगा एंड पुराने के प्राइसेस गिरते चले जाएंगे। तो अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना। ये ना मैं ऑटो मोड में शूट कर रहा हूँ एंड मुझे याद आया क्रिएटर कॉम्बो में फिल लाइट भी आती है एंड फिल लाइट आपको एग्जैक्टली इस टाइप के सिनेरियो अगर बनते हैं आपके सुपर डेड सुपर नाइट शॉट की, बहुत ज्यादा अंधेरा है, बिल्कुल लाइट का कोई सोर्स नहीं है, तब जाके आपको फिल लाइट काम में आ सकती है। लेकिन वो फिल लाइट भी अलग से 2000 रुपए की मिल जाती है। एक तरीके से अगर आप देखो तो कैमरा, फिर लेंस, गिम्बल, बैटरी और उसके बाद अडेप्टर, चार्जिंग, पता नहीं क्या क्या चीजें इसने मतलब हटा दी, माइक, लगभग 8 चीजें इसने 8 in 1 कर दिया एंड ये छोटा सा पॉकेट सिस्टम बना दिया गया है। अब ना इसके मैं कुछ कॉन्स बताता हूँ कि क्या क्या चीजें बेटर हो सकती थी। पहली है बैटरी लाइफ, ऑल्दो पॉकेट 3 से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, नो डाउट। रियल टाइम अगर आप देखो ना कि भाई कितनी एक्चुअली में बैटरी चलेगी इसकी, तो अगर 4K 60 पे ही आप शूट करते हो, जो कि हाईएस्ट लेवल इसमें पॉसिबल है, तो आप समझ के चलना 2 घंटे के आसपास आपका 100 से 0 लगभग होने में लग जाएगा, अगर आप एक सिंगल रन के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड करके छोड़ देते हो। लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आप छोटे छोटे क्लिप्स ज्यादा रिकॉर्ड करते हो, तो जो बीच बीच में बार बार हम UI को चेक करते हैं ना, वो भी बैटरी पीता है ऑब्वियसली किसी भी डिवाइस की तरह। जब मैंने HK सेल्स वाले दिन का पूरा शूट किया था, तो लगभग सुबह 12 बजे हम वहां पे पहुंचे थे एंड शाम को 6 बजे वहां पे निकले थे। 6 घंटे के अंदर जो शूट टाइम था वो सिर्फ आधे घंटे का था, लेकिन हम बार बार क्योंकि UI में सेटिंग्स अपडेट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, या फिर उसका प्रीव्यू देख रहे थे यहाँ पे वीडियो चला करके कि शॉट सही आया है या फिर हमको रीटेक लेना है, तो ऐसे केस के अंदर वो 100 से शाम को 6 बजे लगभग 30% के आसपास ही बची थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका फायदा ये है कि चार्जिंग इसकी काफी फास्ट है, मतलब सिर्फ 20 मिनट के अंदर 0 to 80 चार्ज हो जाता है एंड 35 से 40 मिनट के अंदर पूरा 100% पे फुल हो जाता है। एंड दूसरा कौन है इसका हीटिंग। अब क्योंकि जितनी छोटी डिवाइस है, कॉम्पैक्ट डिवाइस के अंदर इतना कुछ इन्होंने भर रखा है, स्पेशली जब आप 4K 60 पे रिकॉर्ड करते हो, तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट के शूट टाइम के बाद ऑल्दो परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं आता, लेकिन हाँ 15-20 मिनट के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो गया है। एंड जो फाइनल थर्ड कौन है इस डिवाइस का, वो ये कि भाई अगर आप जब भी शूट कर रहे हो ना वर्टिकल में, तो भी जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 4K पे नहीं जाता, 3K 60 हाईएस्ट है। ऑल्दो फोन की स्क्रीन पे आप क्वालिटी देखोगे तो कोई कमी नहीं लगती, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि भाई 1.5 साल बाद नया मॉडल निकाल रहे हैं तो एटलीस्ट 4K नेटिव वर्टिकल में तो देंगे ही देंगे। अब मैं आपको 3 एड ऑन्स बताता हूं जो बेसिकली आपको इंस्टेंट शूटिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। पहला फिल्टर्स, इसमें 5 से 6 अलग अलग तरीके के प्री बिल्ड फिल्टर्स हैं एंड अब जो आप देख रहे हो ये एक नॉर्मल फुटेज है, ये मैंने CC फिल्टर लगा दिया, ये NC फिल्टर, ये पेस्टल, ये वार्म टोन, ये मूवी एंड ये फाइनली रेट्रो। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना कुछ फैंसी शॉट्स भी ट्राई किए, जैसे कि ये वाला स्पिन शॉट। जस्ट लाइक DJI के बाकी के डिवाइसेस, इसके अंदर भी आपको ऑस्मो ऑडियो मिलता है, मतलब अगर इस तरीके का कोई भी आपका माइक है ना DJI का, तो बिना इस टाइप के रिसीवर के आप डायरेक्टली इस डिवाइस से ये वाले माइक्स कनेक्ट कर सकते हो। इट वर्क्स सीमलेसली। एंड जस्ट इन केस अगर आप ये लेटेस्ट DJI Mic 2 का भी रिव्यू देखना चाहो, तो इसका भी मैंने डेडिकेटेड रिव्यू बना के डाला हुआ है चैनल पे, कार्ड यहाँ पे लगा दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये कैमरा वाकई में लेने वर्दी है? क्या ये 50, 52, 53 हजार रुपए खर्च करने के मतलब का है या नहीं? तो एटलीस्ट मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो 90% से ज्यादा यूज केसेस के लिए फुल्ली जो है सारी चीजें डिमांड फुलफिल कर देता है। एंड सिर्फ वो वाले यूज केसेस रह जाते हैं जहां पे मुझे ऐसे लेंसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है जहां पे पीछे कुछ अलग से ही बोका ब्लर चाहिए या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड तरीके के प्रोडक्ट बी रोल्स। बाकी काफी ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। बैटरी का थोड़ा सा इशू जो मैंने बताया वो है, लेकिन अगर आपका क्विक चार्ज से काम बन सकता है या फिर एक पावर बैंक आप एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो, तो मुझे लगता है वो भी चीजें सॉल्वेबल है, एज लॉन्ग एज आप दिन भर के शूट के बाद ऑब्वियसली अपने कैमरा को आराम दोगे या फिर चार्ज पे लगाओगे तो। एनीवेज, अगर आप चाहते हो कि मैं इस वाले कैमरा को कंपेयर करूं सोनी के ZV E10 या फिर iPhone 17 Pro या फिर किसी और डिवाइस से, जो आप चाहो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर ये वीडियो देख के आपको हेल्प मिली डिसीजन बनाने में कि ये कैमरा लेना चाहिए या नहीं, तो इसका Amazon लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वहां से लेते हैं तो चैनल को सपोर्ट मिलता रहेगा। Sick
पॉकेट 4